एक जज के लिए न्याय को सही जज कर पाना खुद में, ये कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल काम नहीं है। आर्गुमेंट अंग्रेजी में जब करते हैं तो एक आम आदमी जो बैठा हुआ है वो समझता कैसे है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। लोगों को ईमानदार होना भी जरूरी है कि केस नहीं, क्षमा चाहता हूँ, जी हर व्यक्ति ईमानदार है। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द मिक्स बॉक्स। और आज हमारे साथ ऐसे ही एक न्याय के देवता जिनको जज कहा जाता है वो बैठे हुए हैं। रिटायर्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज श्री पीपी पांडे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है द मिक्स बॉक्स में। सर, आपके सामने तो लाखों सवाल आते होंगे और वकील होते होंगे। आज पॉडकास्ट में मैं आपसे कुछ पूछूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए। सर, शुरुआत कैसे हुई? जज बनने का सपना आपने कहाँ से देखा? स्नातक कोर्स करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद अचानक उस मोड़ पर एक ऐसी व्यक्ति से भेंट हुई। उसने मुझे कहा, आप एमए नहीं करो, आप लॉ पढ़ो। उस समय मैं लॉ के बारे में कुछ जानता भी नहीं था कि लॉ होता क्या है। ये बात है 1970 की। अच्छा, 1970 की। तो उतना लोग लॉ से टच नहीं थे। हमने पूछा ये लॉ क्या होता है, उसने समझाया लॉ क्या होता है। लॉ पढ़ने के बाद आदमी वकील बनता है। तब मैं ये भी नहीं आता कि वकील क्या करते हैं। वकील शब्द ही मैं नहीं सुना था, क्योंकि गांव परिवेश का था। तो उसने बताया कि वकील क्या करते हैं, कि झगड़े होते हैं, मुकदमे होते हैं गांव गली के, तो कोर्ट कचहरी में वकील ही करते हैं। फिर मैंने पूछा कोर्ट कचहरी क्या होता है, तो उसने बताया, क्योंकि उसमें सिनेमा का इतना विस्तार नहीं था, गांव के लोग सिनेमा देखते नहीं थे। तो आजकल तो टीवी में लोग बच्चे देख रहे हैं कोर्ट क्या होता है, तब लोग कोर्ट जानते ही नहीं थे। तो उसने मुझे कोर्ट का एक कल्पित कोर्ट का रूप बताया। तो मुझे देख सुनकर बड़ा अच्छा लगा और मैंने विचार किया कि नहीं, मैं लॉ ही करूँगा। ये मन में कर लिया। फिर अपने गार्जियन से, बड़े भाई से, मदर फादर से पूछा मैंने, तो वो लोग भी इतना परिचित नहीं थे। क्योंकि जो कि मेरे बड़े भाई उसमें पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, वो कोर्ट से वाकिफ़ थे। ओके। तो एक बार हमको वो देखे और 2 मिनट तक मुझे देखते रहे, नीचे से ऊपर तक। कहना, तुम वकील बनना चाहते हो? हमने कहा नहीं, वकील बने या उसके साथ जो न्यायाधीश होते हैं वो बने। कहना, जानते हो न्यायाधीश क्या करते हैं? हाँ, उनका सुने, बताए। हाँ, वो न्याय करते हैं। बनना चाहते हो? हाँ। बहुत टाइम लगेगा, 3 साल पढ़ना पड़ेगा। 3 साल के बाद आओगे तब कचहरी में वकील बनोगे, तब न्यायाधीश का एग्जाम देना पड़ेगा। और एमए कर लोगे तुरंत कॉलेज में मिल जाएगा तुम्हारा प्रोफेसरशिप, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी रही है। कहा, हमारा मन कर रहा है, ठीक पढ़ो। और मेरे बड़े भाई ने मुझे दिल से आशीर्वाद दिया। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये शुरुआत उस जगह से जानना चाहेंगे जहाँ के हैं आप। मैं मूल रूप से निवासी उत्तर प्रदेश का हूँ। अच्छा। और उस समय मेरा जिला हुआ करता था बस्ती। हाँ, बस्ती जो अयोध्या के बगल में है। बिल्कुल बिल्कुल। सरजू नदी है, इस पार बस्ती, उस पार फैजाबाद अयोध्या। अब वो बस्ती जिला कट के 2 पार्ट में हो गया। एक बस्ती हो गया, एक संत कबीर नगर हुआ। हाँ जी, कबीरदास जी नाम सुने हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। वही वह स्थान है जहाँ कबीर का निर्वाण स्थान है। कबीर जी के अंतिम संस्कार वहीं हुआ था। तो उसी के नाम पर मेरे जिले का नाम बन गया संत कबीर नगर। लेकिन मेरा घर जहाँ है वह बॉर्डर पर है। गांव का एक पूर्वी भाग संत कबीर नगर है, पश्चिमी भाग बस्ती जिला है। अच्छा। दक्षिणी भाग फैजाबाद जिला, जो अब अम्बेडकर नगर हो गया है। तो उस चौराहे पे मेरा घर है। पूर्ण दूर से मैं बिल्कुल देहात क्षेत्र का रहने वाला हूँ। सर, पहले वकील बने या सीधा जज बने? नहीं 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 नहीं, ये कैसे प्रोसेस? जज सीधा नहीं बन सकते थे पहले। बीच में एक मौका मिला था कि लॉ पढ़ करके लोग सीधा जज बन जाते थे। अच्छा। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने बंद कर दिया। अब न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 3 साल की वकालत होना अनिवार्य है। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, न्यायालय देखना, प्रोसेस देखना, जज की कार्रवाई देखना, वकील का सवाल देखना, गवाह कैसे आते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज बिना जज बैठा दिया जाएगा तो काम नहीं कर पाएगा।
तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। हम भी आए थे तो प्रैक्टिकल नॉलेज से आए थे। मैंने अपनी वकालत शुरू की माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय से। मेरा सौभाग्य था, मुझे माननीय उच्च न्यायालय में जाने की जगह मौका मिला। और उस समय मेरे सीनियर थे श्री नरेश चंद्र उपाध्याय, श्री अंशी उपाध्याय, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता भी थे और पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेसाई के अध्यक्ष भी थे। ओके। उस समय के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उनके सामने नतमस्तक हुआ करती थी, इतनी उनकी योग्यता थी। उनका सानिध्य मुझे मिला तो उनके साथ में कुछ दिनों तक काम किया। फिर उन्होंने पूछा, भाई तुम्हारे घर में कोई वकील है कि नहीं, कोई परिचित है कि नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं घर का पहला आदमी हूँ। उन्होंने एक अच्छा सजेशन मुझे दिया कि देखो, उच्च न्यायालय में वकालत वही लोग करने में सफल हो पाएंगे जिसके घर में पहले से कोई वकील हो या अन्य जिलों के वकीलों से उनका संपर्क हो। क्योंकि यहाँ अपील रिवीजन आता है, तुम्हारे घर में कोई है नहीं। पहले आप ही थे? हाँ, आपने पहला ही शुरू किया है? अपने उस क्षेत्र में, अपने उस क्षेत्र में एक इलाके में 20-25-40 गांव में पहला आदमी मैं लॉ पास किया था। 30-40 गांव में? 30-40 गांव में। लॉ लोग जानते ही नहीं थे कि लॉ क्या होता है। मैं पढ़ा था, जब मैं उच्च न्यायालय में काम किया तो उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ ट्रायल कोर्ट की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तो कुछ ट्रायल कोर्ट में काम कर लो, अब फिर तुम्हारे लिए तो उच्च न्यायालय खुला हुआ है, जब तुम आओ तुम्हारा स्वागत है। तो मैं गुरुदेव का आशीर्वाद मारा और मैं चला गया जिला न्यायालय में। अब मैंने वहाँ भी काम किया। इस बीच में मैंने कंपटीशन भी किया, यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया, उत्तर प्रदेश आयोग का एग्ज़ाम दिया, अन्य अन्य राज्यों के आयोग का एग्ज़ाम भी देता रहा। क्योंकि हमारे मित्र लोग कहते हैं, भाई तुम इसे योग्य हो, तुम परीक्षा दो, तुम्हें कचहरी में वकालत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो योग्यता है प्रखर है, तुम जल्दी न्यायाधीश बन सकते हो, एक पदाधिकारी बन सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ मैं लॉ पढ़ा था, हमारे जो विभागाध्यक्ष थे डॉक्टर उदय राज राय, बहुत विद्वान आदमी, बहुत विद्वान आदमी। मैं एलएलबी पढ़ कर जब मैं एलएलएम कर रहा था, ये बात कब की बात होगी? ये बात है 75 की, 1975। 70 में आपने ये शुरू किया ना? हाँ, 72 में मैं एंट्री किया आपने। 75 में पास किया। मैं एलएलएम करने लगा, क्योंकि एलएलबी में मेरा हाईएस्ट नंबर था अपनी यूनिवर्सिटी में पूरे। अब उस समय एलएलएम में मात्र 5 लड़कों का होता था एडमिशन, केवल 5, वो भी जो 60% से ऊपर नंबर पाए हों। ओके। फिर उनका कंपटीशन होता था और उस समय से 5 लड़के ले आते थे। सौभाग्य था, पिता माता का आशीर्वाद था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं एलएलएम करना शुरू कर दिया। तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि भगवान तुमको 6 फीट की शरीर दी है, उच्च कुल में जन्म दिया है, ज्ञान बुद्धि दिया है, इतना अच्छा नंबर लाए हो, क्यों तुम एलएलएम कर रहे हो? तुम क्यों नहीं करते हो कंपटीशन? तुम्हें आईएएस बनना चाहिए, आईपीएस बनना चाहिए, न्यायाधीश बनना चाहिए। उन्होंने मुझसे मैंने प्यार से आशीर्वाद से उठाया, करो तुम इलाहाबाद जाओ। मैं बीच में एलएलएम पढ़ाई छोड़ के इलाहाबाद चला गया। अब फिर वहाँ से आया, लोअर कोर्ट में किया, ट्रायल कोर्ट में काम किया, जगह जगह एग्ज़ाम देता रहा, परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो गया, न्यायाधीश बन गया। कब आपने शपथ लिया जज बनने का? नहीं, जज की शपथ केवल माननीय उच्च न्यायालय में जब न्यायाधीश बनते हैं तब शपथ लेते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है। उसके नीचे लोअर जुडिशरी में शपथ नहीं होता है। परीक्षा हुआ, इंटरव्यू हुआ, रिजल्ट निकल गया, उनको जिले में पदभार ग्रहण करा दिया गया, वो काम करना शुरू कर देते हैं। एक जज के लिए न्याय को सही जज कर पाना खुद में, ये कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल काम नहीं है, देखने में लगता बड़ा मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। एक उदाहरण दें जी, आपके 2 बच्चे हैं, दोनों के प्रति आपका एक साथ प्यार है, बिल्कुल। अब दोनों बच्चों ने आपस में झगड़ा कर दिया, तो आप बड़े प्यार से दोनों से फुसला के पूछते हैं, फुसलाते हैं, बहलाते हैं, हंसाते हैं, सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। अब दोनों बच्चों की सच्चाई जान लेते हैं तो उस पर एक निर्णय ले लेते हैं आप। अब बच्चे को सज़ा देना है कि इनाम देना है,
वही काम न्यायाधीश करता है। न्यायाधीश न्याय कुर्सी बैठने के बाद दोनों पक्षों को बड़ी गौर से सुनता है, कागजात को देखता है कि कहाँ तक सच्चा है, कहाँ तक गलत है, ये कितनी बात छिपा रहा है, कितनी बात कह रहा है। अब दोनों की सच्चाई जानने के बाद जो उसके सामने तथ्य आते हैं उसी अपना निर्णय दे देता है। आपके समय में और अब के समय में फ़र्क कितना आया है? क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं या चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं तब से अब तक? अरे बहुत फर्क आ गया, बहुत फर्क आ गया। जब हम न्यायाधीश बन के आए थे शुरू में, तो उस समय बोलते थे मुंसिफ मजिस्ट्रेट, आज बोलते हैं सिविल जज। पहले नाम को बदल गया। पहले मुंसिफ को लोग समझते नहीं थे मुंसिफ मानी क्या होता है, क्योंकि ये अरबी शब्द है मुंसिफ। अब बोलते हैं सिविल जज। मुंसिफ को बैठने की जगह नहीं थी न्यायालय में, जो न्यायालय का प्रारूप होता है वो तक नहीं था। बरांडों में चौकी लगा दिया गया, कुर्सी लगा दिया, बैठा दिया गया, न्यायाधीश बैठ गए। लेकिन लायर्स जो आते थे, लिटिगेंट्स आते थे, वह उनको वैसे ही सम्मान देते थे जो आज सम्मान देते हैं। आज कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बन गई, सब सुख सुविधा संपन्न हो गया। आजकल कंप्यूटराइज कर दिया गया, एसी लगा दिया गया, रिकॉर्ड मेंटेन रहते हैं। हम लोग जो है पसीने में बैठते थे, काली कोट पहनते थे, पसीने से सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाती थी। लेकिन चूंकि न्याय करने बैठे थे, पार्टी अपना कष्ट लेके आया था, सुनते रहते थे, ये भूल जाते थे मुझे पसीना हो रहा है। बहुत परिवर्तन हो गया। इसके अलावा कानून परिवर्तन बहुत हो गया। पहले अंग्रेजी कानून थे, ब्रिटिश लॉ थे, उसी को हम लोग चल रहे थे। अब धीरे 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 51, 55, 67, 68, 71 रोज रोज कानून बदलते जा रहा है। हमारे भारत के 3 महान कानून, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, अंग्रेज जमाने का बना था, 1860 का, 1872 का चला आ रहा था, लगातार चला रहा था। और भारत सरकार ने इसमें इतना बड़ा कदम उठाया कि तीनों कानूनों को, कानून वही हैं लेकिन रूप बदल दिया, उनका नाम बदल दिया है, और उसमें नई नई चीज़ें जो आवश्यक थी जोड़ दिया गया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इससे ना हमारे भारतीय समाज के सभी स्त्री पुरुष, सभी ट्रांसजेंडर, सबको लाभ मिल रहा है। पहले बहुत लोग इससे वंचित थे। आज भी हमारे कोर्ट में वकील हों, जज हों, ये आर्गुमेंट अंग्रेजी में जब करते हैं तो एक आम आदमी जो बैठा हुआ है वो समझता कैसे है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये मार्मिक सवाल है। आज वो तो सिर्फ ये सोचता होगा अच्छा अच्छा हो गया, हाँ ठीक है हो गया, वकील वो हो गया। यही सबसे बड़ी एक कमी अभी चली जा रही है। इसका दूर होना बहुत ज़रूरी है। इसका दूर होना बहुत ज़रूरी है। कैसे दूर हो सकता है? हाँ, दूर होगा। ये दूर हम आप कर सकते हैं। हमारे जो अधिवक्ता हैं, हमारे जो न्यायाधीश हैं, वो कोशिश करें हिंदी में बोलने की, या उस क्षेत्रीय भाषा बोलने की कोशिश करें जिससे वो लिटिगेंट जिसका मुकदमा चल रहा है उस समझाए। क्योंकि अगर असली बात वो समझ जाएगा तो वो लिंगर नहीं करेगा, लंबा नहीं करेगा, वो चाहेगा जल्दी उसका त्वरित न्याय हो जाए। इस अंग्रेजी के चक्कर में उसके मुकदमे लंबित होते चले जाते हैं। लायर के पास समझ ही नहीं पाता है, लायर के पास टाइम नहीं उसको समझा पावे हिंदी में। हाँ। ये हिंदी में होना बहुत ज़रूरी है। वैसे हमारे माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने, सरकार ने भी इसमें बहुत ठोस कदम उठाया है। कोशिश हो रहा है कि मैक्सिमम काम हिंदी में हो भी रहा है, लेकिन इसमें और आवश्यकता है। सर, आपका जो एक जर्नी है अभी तक में, आप किस किस जगह पर रहे? मतलब एक दौर जो आपका रहा, जगह मतलब स्थान पूछ रहे हैं? सर, स्थान आप जहाँ जहाँ पोस्टेड रहे, फिर वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें जी। बिहार न्यायिक सेवा में मैंने प्रवेश लिया था 1981 में। परीक्षा होते, एग्ज़ाम पास करते हुए जब मैं सेलेक्ट कर लिया गया, मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी पटना में, लेकिन मैं पटना काम नहीं कर पाया। बिहार ही था, सब बिहार था। फिर मैं चला गया सीवान, जिला सीवान, साहबुद्दीन के इलाके में। जी।
शहाबुद्दीन जनाब मेरे सामने एज एक्यूज अपेयर किए हैं, अच्छा। एक नहीं कई केस में अपेयर किए हैं। और शहाबुद्दीन बहुत सज्जनता के साथ मेरे सामने आता था, जैसा लोग नाम लेते हैं वो मैं तो नहीं कर समझता हूँ, बहुत सज्जनता के साथ। यहाँ तक कि जब झारखंड बन गया और मैं अपर न्यायाधीश हो गया, जिला न्यायाधीश हो गया था, मैं जमशेदपुर में पोस्टेड था, वहाँ उसको हम समन किए थे भागलपुर से। और वो शहाबुद्दीन उस समय सांसद थे, न्यायालय में आए थे, वही सही सालिन था। और शहाबुद्दीन जब मुझे देखा एक बार उसकी आंखें बाहर आई कि तो वही मजिस्ट्रेट साहब हैं। शहाबुद्दीन सज्जन आदमी था। हाँ, उसके अपने कार्य पुलिस की निगाह में उसके अपना व्यक्तिगत जो था वो कागजात बताते हैं। क्रिमिनल तो थे वो, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मतलब जैसा कार्य उनका हाँ, क्रिमिनल का कार्य जो उनका रहा, एक दबंग criminal, नेता हाँ, criminal और इस तरह का रहा। क्रिमिनल टाइप इस तरह के बहुत लोग, जब आप बिहार में रहे होंगे सर, तो इस तरह के बहुत लोग आपके सामने आए होंगे। जी जी, बहुत लोग आए हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि इन लोगों के साथ अगर मैं इनको जजमेंट इनके हिसाब से नहीं दे रहा हूँ तो आपको क्षति पहुंचाई जा सकती है, या ऐसा हुआ भी किस होगा? तरह की क्षति? मतलब धमकी, थ्रेट, या फिर बहुत हाँ, तरह की मिलता है। मिलता है? हाँ हाँ, कोई घटना ऐसी सर? नहीं, हमारे साथ तो धमकियाँ मिली हैं, लेकिन उसका कुछ प्रतिफल नहीं हुआ। वो धमकियाँ क्रियान्वित नहीं हो पाई। किस तरह की धमकी दी धमकियाँ, सर? जान मारने की धमकी, बच्चे को किडनैप कर लेने की धमकी, परिवार को बर्बाद करने की धमकी, घर जला देने की धमकी। मतलब उनके पक्ष में अगर आप जजमेंट ना दे तो? नहीं देते। जजमेंट देने के पहले भी उनकी धमकियाँ आती हैं, जजमेंट देने के बाद तो आती ही आती हैं। जजमेंट देने के पहले प्रलोभन आते हैं। प्रलोभन समझना है? हाँ बिल्कुल सर, अब आप ऑफर मिलते होंगे। प्रलोभन अनेक किस्म के, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन न्यायाधीश जो है थोड़ा सा कठोर हृदय का होता है। आपने एक लाइन बोला जो अभी सर, कि न्यायाधीश बड़ा कठोर हृदय का होता है। ऐसा क्या बताया जाता है उस समय जब आप कोई न्यायाधीश बनता है कि आपको इतनी ईमानदारी रखनी है? मतलब वो क्या माइंड सेटअप तैयार किया जाता है? क्योंकि लोभ लालच एक इंसान को बदल देता है, लेकिन एक न्यायाधीश ही है जिस पे लोगों को उम्मीद रहती है। इसको थोड़ा सा हम और सरल कर दें। जी। एक बच्चा परिवार में जन्म लेता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, उसकी जाति हम आप बना देते हैं। हिंदू मुस्लिम हम बना देते हैं, छोटी जात, मझली जात, बड़ी जात हम बना देते हैं। तो जो जात बना देते हैं, उस जात में जाने के बाद वो जातिगत संस्कारों को सीखता है और उसी के अनुसार वो अपनी प्रगति करता है। वैसे ही न्यायाधीश की कैटेगरी है। न्यायाधीश में लायर्स के बीच से ही आता है, एक न्यायाधीश बन जाता है। लॉ में एक बुक्स है जूरिस्प्रूडेंस, इसे बोलते हैं विधि शास्त्र। विधि शास्त्र लॉ क्या है ये वो बुक बताता है। और उस बुक जब पढ़ लेता है तो समझता है कि लॉ मीन्स आई एम गॉड, मैं ईश्वर हूँ, एक ईश्वर का अंश मेरे अंदर आ रहा है। और जब आपके अंदर ये भावना आ जाएगी कि मैं एक ईश्वर का रूप में हूँ, वैसे हर इंसान ईश्वर का रूप में है, खाते अंदर ईश्वर विराजमान है। लेकिन जब आप ये महसूस करने लगेंगे कि वास्तव में ईश्वर का स्वरूप हो, अंश हो, तो आप अपने जाने अनजाने में भी गलतियाँ नहीं करेंगे, त्रुटि नहीं करेंगे, लुभावना में, प्रलोभन में नहीं आएंगे, और अपने को एक ऐसा रूप प्रस्तुत करेंगे कि समाज देखे और आपका अनुकरण करे। समाज को एक मिसाल देना चाहते हैं। एक न्यायाधीश बनने के बाद जब आदमी दोनों पक्षों को सुनता है तो उसको क्या लेना देना है किसी से, कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई रिलेशन कहा गया तो न्यायाधीश के लिए आदेश है कि वो अपने रिलेशन का केस नहीं कर सकता है। ओके, आप वो अपने रिलेटिव में ओपन नहीं कर सकते। एकदम नहीं करेगा। कहीं से भी अगर आपसे वो इंटरेक्ट है, दूर दूर से भी अगर आपसे रिलेटेड है, तो आपको तुरंत आदेश लिख देना है कि चूंकि ये मुझसे संबंधित है, इसलिए इसका न्याय मैं नहीं कर पाऊंगा। ये ईमानदारी एक जज को खुद से करना है। खुद दृश्यमान है, दिखाई पड़ना चाहिए, और जज करता है, एकदम नहीं करता है। जहाँ से मित्र है, हमारे मित्र है, हमारे रिलेशन में नहीं है, हमारे मित्र है, 10 साल पुराने मित्र हैं, अचानक उनका केस हमारे कोर्ट में आ गया, तो वहीं आपको अपनी इस सच्चाई बताना होगा कि नहीं ये हमारे, अब कहिए मित्र हैं तो हैं, आप कहिए हमारे मित्र हैं, इनका केस मैं नहीं कर पाऊँगा,
इनके केस को मेरी कोर्ट से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और जो आपका सुपीरियर जज है वो तुरंत इसको ट्रांसफ़र कर देता है। ये सबसे बड़ी सच्चाई सत्य है। बिहार के बाद कहाँ कहाँ आपका सफ़र गया? बिहार में मैं रहा 99 तक। हम्म, उस दौरान में सिवान में रहा। सिवान के बाद मैं रांची आया था। अच्छा। रांची में मैं रहा हूँ 87, 88, 89। उस समय मतलब झारखंड नहीं था? झारखंड नहीं था। फिर मैं छपरा रहा, मुजफ्फरपुर रहा, सीतामढ़ी रहा, जमुई रहा। जमुई आने के बाद बंटवारा हो गया झारखंड का बिहार का। 2000 की बात। 2000 में मैं झारखंड में आ गया। मेरी पहली पोस्टिंग झारखंड में हुई देवघर में। अच्छा, वाह। बाबा बाबा नगरी में कितने समय रहे सर वहाँ? वहाँ पर मैं रहा प्रारंभ में 6 महीना। फिर मैं वहाँ से बदल के चला गया गोड्डा ज़िला, और गोड्डा ज़िला में रहा 6 महीना। फिर वहाँ से वापस मेरा ट्रांसफ़र हो गया देवघर, पुनः देवघर हो गया। अच्छा सर, आपसे जुड़ी हुई एक घटना है जो मैंने पता किया। एक फिल्म थी अजय देवगन की, गंगा जल। उसमें एक सीन होता है कि वो एसपी साहब हैं, गाड़ी में चढ़ते हैं और गाड़ी में पुलिस वाले फिर आगे रुक के बैरियर में वसूली करते हैं। कुछ ऐसी घटना थी आपके साथ, आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उसके बारे में हमने पता किया। सर वो क्या घटना थी आपके साथ? हाँ, इत्तेफाक से उस समय सीतामढ़ी पोस्टेड था। हाँ। सीतामढ़ी जिला में पोस्टेड था, और सीतामढ़ी से गोरखपुर जाने के लिए एक ही ट्रेन थी। गोविंदपुर के लिए? गोरखपुर की। गोरखपुर। हाँ, वो एकदम बिल्कुल हिमालय के तलाटे से ट्रेन जाती थी। अच्छा। रात में ही ट्रेन मिलती थी। उसी ट्रेन से मैं गया था, और मैं गोरखपुर से वापस आ रहा था। मॉर्निंग कोट करना था। रास्ते में जहाँ ये गंडक नदी है, जिसको हम लोग मिनी चंबल बोलते हैं। चंबल? मिनी चंबल। मिनी चंबल। डकैतियाँ होती है। 7 बजे बाद इंसान दिखाई नहीं पड़ेगा रोड पर। तो वहाँ रात में ट्रेन गुजरती है, तो ट्रेन में सुरक्षा के लिए जीआरपी के कुछ पुलिस लोगों को दिया गया था। अच्छा। तो उन लोगों ने क्या किया था कि एक डिब्बे को ही ऑक्युपाई कर लिया था। अच्छा, जीआरपी वालों ने? हाँ, उनको तो डर नहीं था मूवमेंट का। इत्तेफाक से पीछे साइड में उस डिब्बे में बैठा था। मेरे साथ 5-6 और लोग बैठे हुए थे। मेरी छोटी सी अटैची थी, मैं रखा था। सोने की जगह तो थी नहीं, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन थी, आना जाना था, 3-4 घंटे का रास्ता था। जो ही गंडक नदी पार हुआ, वो सिपाही हौलदार सब चढ़े, बोले डिब्बा खाली करो। तो लोकल पब्लिक घबराई, बोले ये डिब्बा खाली करो, ये डिब्बा पुलिस का है, यहाँ कोई नहीं बैठेगा। और पब्लिक उतरने लगी। एक हौलदार आया, अपनी अटैची पर जोर से मुक्का मारा, अरे किसका है रे, इसी भाषा बोलते हैं, और मारा, मेरी अटैची फट गई। अच्छा। मैंने भाई अटैची मेरा, कहा उतरो यहाँ से, बार बार कह रहा उतर नहीं रहे हो। उस रात के 11 बजे उस सुनसान जगह पर मेरे पास कोई उपाय नहीं था। अपने चुपचाप होकर के मैं टैक्सी लेके नीचे उतर गया। जब मैं नीचे उतरा तो वहाँ प्लेटफार्म नहीं था, सिग्नल पर गाड़ी रुकी हुई थी, पत्थर सब नीचे था, मेरे पैर सरक गए थे, मैं गिर पड़ा पत्थर। मैं तो गिरा, एक आदमी और गिरा था, बूढ़ा आदमी, और उसका सब फट उठ गया था। तो पहले अपना चोट भूल के मैंने उस बुजुर्ग आदमी को देखा और उसको बगल के डिब्बा में चढ़ा दिया। फिर पीछे मैं भी चढ़ा, देखा मेरा अटैची टूटा हुआ। इत्तेफाक रहा अटैची को अधिक सामान नहीं था, 2 कपड़े थे दिखाई पड़ रहे थे, उसको अपने उठा के रख दिया। उस आदमी से पूछा जो चोट खा गया था, पता चला कि उसका लड़का भी सिपाही है, पुलिस विभाग में है। वो रो रहा था कि हमारे बेटा के साथ के लोग हमको मार के नीचे उतार दिया गाड़ी से, हम तो टिकट लेके चल रहे हैं, यही हालत देश का है। तो उस बुजुर्ग को हमने बड़ा साहस दिया, हमारे पास बोर्डलिन था, कुछ था, उसको हमने दवा ववा लगा दिया। हमने कहा बाबा आराम करिए, चलिए अगला स्टेशन आएगा, आपका इलाज हो जाएगा। अब मैं रास्ते भर चुप। अब जहाँ बैठा भी था, यहाँ आके खड़ा हो गया डिब्बा में, बैठने की जगह नहीं थी। सीटिंग अरेंजमेंट था, लोकल पैसेंजर ट्रेन थी, स्लीपर नहीं था, कुछ नहीं था उसमें। मैं इन्हीं हाउ पहुँच गया रेलवे स्टेशन सीतामढ़ी। मैं उतरा और सीधे हम अपने घर गए, आवास पर गए, नहाए। मॉर्निंग कोर्ट था और मैं मॉर्निंग कोर्ट चला गया। मॉर्निंग कोर्ट जाने के बाद
मैंने इसकी सूचना अपने जिला न्यायाधीश, उस समय हमारे तत्काल जिला न्यायाधीश थे श्री लक्ष्मण उरांव, जो बाद में झारखंड के पहले आदिवासी है जो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। अच्छा। वो पहला लोक आयुक्त बने थे श्री लक्ष्मण उरांव साहब का सानिध्य मिला, उनसे बताया मैंने। कहना ठीक है, आप इसमें आवेदन दे दीजिए। अब मैं न्यायालय में बैठे ही, खाली था, कोई काम नहीं था, मैंने एक आवेदन लिखा, आवेदन को इन्वलप में डाला और मैंने जीआरपी एसपी को भेज दिया और जीआरपी एसपी ने उस पर एक्शन ले लिया और तुरंत एक डीएसपी को भेजा। तीसरे दिन मेरे पास गया, उनसे पूछा, हमने सब बताया। उन सभी हवलदार सिपाही को हमारे सामने पेश कराया गया। सब आप पहचान पाएंगे? हम कहा एकदम पहचान लेंगे। अब मैंने उन पांचों को पहचाना और किसने क्या क्या काम किया था बताया। कौन अटैची तोड़ा था, कौन नीचे ढकेला था, कौन क्या किया था। उसके बाद उसे एसपी साहब ने उसको सस्पेंड किया, कुछ लोग बर्खास्त भी हो गए, ऐसे लोगों को आकाशवाणी से प्रसारण हुआ, मिलना भी प्रसारण हुआ। बिल्कुल सर, सजा मिलनी भी चाहिए। एक मेरे ही मन में एक सवाल था, जैसे कि आपको निर्भया केस था या इस तरह के जितने भी, जैसे कि अफजल का था केस या आप बंगाल का धनंजय वाला केस हो सकता है। दुनिया जानती है कि ये कातिल है, ये बलात्कारी है, सार्वजनिक है, फिर भी उनको वकील क्यों दिया जाता है लड़ने के लिए? और वकील उनके लिए लड़ के अपना नाम कमाते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन क्या ये न्याय है कि एक ऐसे वैसी इंसान के लिए न्यायाधीश या न्यायालय प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ इसे भी बचाया जाए? बहुत अच्छा सवाल किया है। ये प्रश्न प्राय लोगों के मन में आता है। न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय के सामने न कोई गरीब है, न कोई अमीर है, न कोई बलशाली है, सब एक समान है। न्याय का सिग्नल है तराजू, हम तौलते हैं। किसी व्यक्ति पर यह कह देना कि हत्यारा है, बलात्कारी है, कह देना आसान है, साबित करना जरूरी है। लेकिन वह व्यक्ति वास्तव में हत्यारा है कि नहीं, उसको भी मौका मिलना चाहिए कहने के लिए। कानून की व्यवस्था है, प्रोविजन हमारी सीआरपीसी में ही प्रोविजन है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अपना वकील नहीं रख सकता है, तो सरकार उसको बचाव करने के लिए अपने खर्चे पर वकील देती है। हत्या के जो मुजरिम होते हैं या हत्यारे कह सकते हैं, उनको आज भी फांसी मिलती है? हाँ, एकदम मिलती है। अगर फांसी की सज़ा होती है तो फांसी मिलती है। मतलब ये आप कैसे जज करते हैं कि हाँ इसको फांसी देना चाहिए? कानून में पहले होता था भारतीय दंड संहिता, आईपीसी जिसे बोलते थे। अब वो बदल के हो गया भारतीय न्याय संहिता। अभी नया नाम हो गया 23 से भारतीय न्याय संहिता। पहले था इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता था। अब हो गया न्याय, दंड हटा करके न्याय हो गया, जो अब न्याय में बात पूछ रहे हैं। उसमें अनेक दफाएं ऐसी हैं, अनेक अपराध ऐसे हैं जिसमें फांसी का सजा देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन फांसी के साथ उसका अल्टरनेटिव बनाया गया है कि किन केसेस में केवल फांसी होगी और किन केसेस में फांसी भी हो सकती है अथवा आजीवन कारावास, उम्र कैद जो मिलती है। अभी तो ऐसा कर दिया गया है कि आजीवन कारावास बड़ा विचित्र केस है। पहले आजीवन कारावास को सुनते थे 10 साल के लिए 15 साल होता था, अब आजीवन होता है। जिसका जो असली नाम है वही अब हो रहा है कि अंतिम समय तक आपको जेल में रहना, अंतिम सांस, मरना नहीं, अंतिम सांस। अंतिम सांस, मरना शब्द कहीं नहीं है सर, अंतिम सांस। जब तक आपकी सांसें चलेगी आप जेल में रहें, जेल में रहें। सांस आउट, आप जेल से आउट, इसे बोलते हैं आजीवन कारावास। जैसे केस से ही रिलेटेड बातें हैं, जैसे क्रिमिनल केसेस में एक जजमेंट आ जाता है, लेकिन अक्सर देखा गया हमारे देश में कि सिविल केसेस जो होते हैं वो बहुत लंबा जाता है, लंबे समय तक। हाँ, समय तक, मतलब लंबा माने लंबे समय तक, लंबे समय तक वो केसेस जाते हैं। इसका निष्पादन जल्दी क्यों नहीं होता है? आप इसी तरह तुलना करेंगे क्रिमिनल केस से, तो बिल्कुल हमारा एक सुझाव है कि क्रिमिनल केस से तुलना मत करिए।
जो क्रिमिनल केस एक व्यक्ति के खिलाफ होता है, अच्छा, बिल्कुल। क्रिमिनल केस किसी व्यक्ति के खिलाफ होता है, सिविल केस व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता है, उस संपत्ति के खिलाफ होता है, संपत्ति के संबंध होता है। संपत्ति मरती नहीं है, संपत्ति कहीं जाती नहीं है, संपत्ति वहीं रहती है। अब उस पर एक के बाद दूसरा अधिकारी बनते जाता है। इसमें जो हमारे प्रोसीजरल लॉ है, सिविल प्रोसीजरल लॉ, थोड़ा उसे संशोधन करने की ज़रूरत है। ये हमारा सिविल प्रोसीजरल लॉ भी अंग्रेज ज़माने बना है 1908 का, उसमें बहुत ज़बरदस्त अमेंडमेंट की ज़रूरत है। कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं लेकिन अभी वो पूरा नहीं हो पा रहा है। एक संपत्ति है, हम उस पर हैं, हमारी उम्र आज 70 साल है, हम संपत्ति के मालिक हैं, हमारे खिलाफ केस हो गया या मैंने केस कर दिया, पता चला कि 6 महीना मेरी मृत्यु हो गई। तो अब मेरे बच्चे जो आएंगे, जिनका उस ज़मीन पर अधिकार होगा, हित होगा, उनका इंटरेस्ट क्लस कर जाएगा। अब वो हमारी जगह पार्टी बनना चाहेंगे। पार्टी बनने की जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लंबा है, उसमें 1-2 महीना लग जाता है, 3 महीना, 60 दिन 90 दिन का टाइम दिया जाता है। कहने के लिए 60 दिन 90 दिन बड़ा हल्का लगता है, लेकिन 90 दिन मतलब 3 महीना, 3 महीना वो गर्मी पार हो जाएगी, बरसात आ जाएगी। पता चला कि अभी हम पार्टी बने और हम भी कैंसर के पेशेंट हैं, मेरा इलाज चल रहा है, 3 दिन बाद हम भी मर गए। अब फिर मेरे नाम पर हमारे बेटा, हमारे पतोहू, हमारी अविवाहित बेटी, सबका नाम आया। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक मरने के बाद उसे पक्षकार के बनना, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसमें सुधार होना चाहिए या बहुत अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। और मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में बहुत जल्द सुधार आने वाला है। इसमें सर ऐसे एक सवाल पता नहीं है मुझे पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, किस तरह का सुझाव अगर देना हो कि सुधार, क्या सुझाव होना चाहिए? जो हमारी प्रक्रिया है सिविल की प्रोसीजर लॉ, उसमें सुधार की जरूरत है। कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिसको हटा देना चाहिए, उसकी आवश्यकता नहीं है। 1908 आवाज़ चल रहा है, 2026 उस समय से चलता आ रहा है। कितना बदलाव हो गया, कितना परिवर्तन हो अंग्रेज गया, चले गए, सब कुछ वाहन बदल की सुविधाएं गया। हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं हो गई, मोबाइल सुविधाएं हो गई। तो भी सब नहीं था, तब पोस्ट ऑफिस से लोग सम्मन भेजते थे, करते थे। अब तो मोबाइल व्हाट्सएप भेज दीजिए। तो उस सबको हटा के सुधार होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं। लेकिन सर वही 1908 से सब चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलता हुआ दिख रहा है, जहाँ हम लोग जिस उम्र से देख रहे हैं, तारीख पे तारीख। हाँ, ये बड़ा कॉमन जुमला है। हाँ, और ये नहीं बदल रहा है। तारीख पे तारीख पिक्चर भी बन गई है, लोग सुन भी रहे हैं। आज छोटा बच्चा भी बोलता है तारीख पे तारीख। तारीख एक प्रोसेस है, न्यायालय का एक समय है, इतना बजे से न्यायालय काम करेगा। न्यायालय काम करते करते समय बीत गया तो तू कंटिन्यू नहीं करेगा रात भर। नियम ये है, कानून ये है कि जिस मुकदमे की सुनवाई प्रारंभ की गई है, जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, उस मुकदमे को अगला तारीख नहीं देना है। मेरी बात समझ ना आप? ये नियम है। इस नियम को हम लोगों ने पोस्टमार्टम कर दिया है। आज कोर्ट में गया, आपका केस शुरू हुआ, गवाही शुरू हो गई। एक आदमी गवाही होगा। गवाही 2 तरह की होती है, एक जिसके फेवर में गवाही देता है वो गवाही कराता है, और दूसरा उसको टेस्ट करता है, जिरह करता है। तो जो भी टाइम लग जाए, करते करते पता चला कि न्यायालय का समय समाप्त हो गया। अब न्यायालय कहता भाई ये केस को हम कंटिन्यू करेंगे, कल आप आइए। उसमें चाहे ये पार्टी या वो पार्टी तुरंत एतराज़ करता है कि सर कल हमारी बेटी की शादी है, हम कल नहीं आ पाएंगे, या हम हमारी दादी एक्सपायर करके उनका कल क्रियाक्रम करना है, या परसों हमारे ससुराल में जाना है, ये काम है, या सर हमारे बेटा का इंटरव्यू है, सर हमको इंटरव्यू में जाना है। तो अब न्यायालय इसमें क्या करे, न्यायालय विवश हो जाता है। फिर एक तारीख मिलेगी, तो वो अपनी जो तारीख मांगता है, न्यायालय उसको एडजस्ट करता है कि ठीक है, कम से कम समय लीजिए, आप आ जाइए। एक को न्यायालय ने एडजस्ट किया, टाइम दे दिया, उस तारीख पर तो वो आ गया। दूसरी पार्टी दरख्वास्त दे दिया कि सर आज तो हमारे वकील साहब वही नहीं है, वकील साहब कहीं गए हुए हैं, हम तो बिना वकील काम नहीं कर पाएंगे, डेट दे दिया जाए। न्यायालय डेट नहीं देता है, ये पक्षकार है, खास तौर से सिविल के मुकदमे में, क्रिमिनल में नहीं होता है। सिविल के मुकदमे में एक पक्षकार दूसरे को परेशान करने के लिए तारीख की तारीख मांग करते रहते हैं, और न्यायालय को विवश कर देते हैं ऐसी परिस्थितियां दिखा करके कि न्यायालय उनको एडजस्ट करने के लिए एक तारीख दे देता है।
न्यायालय चाहता है कि जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। अभी भी सर जैसे हमारे भारतीय न्यायालय में या बहुत सारे ये एक सवाल है कि इतने सारे केस पेंडिंग है कि जिनका समय आते आते सालों साल निकल जाना है। उस आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा जो वेट कर रहा है सालों साल से? वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका न्याय- वजह क्या है सर? न्याय की आस में बैठा बैठा आदमी बूढ़ा हो जा रहा है। एक आपको दृष्टांत बताऊं मैं, जी इसी पर तो आप ढेर समझ जाएंगे। जी। मैं एक जिले में पोस्टेड था, मैं सिविल केस ही कर रहा था, और सिविल केस की सुनवाई करके हमारे पहले वाले अफसर फैसला दे चुके थे। उसके खिलाफ वो अपील में गया था, अपील में भी जीत गया, फिर उसके आगे अपील में गया, मतलब वो उच्चतम न्यायालय तक गया वो, और वहाँ से भी जीत गया। सिविल केस में एक लास्ट कार्रवाई होती है, इजराय। क्या सर? इजराय, इजराय। हाँ, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूशन, अच्छा, एजुकेशन। हिंदी में बोलते हैं निष्पादन। निष्पादन। जो फैसला हो गया है उस फैसला को लागू किया जाए, फैसले को लागू किया, इन्फोर्समेंट किया जाए। तो इजराय केस चल रहा था, मैं उसमें सिविल जज था। वो मेरे सामने बूढ़ा 80 साल का आदमी रोने लगा, कहा सर इस मुकदमा का लड़ते मुझे 40 साल हो गया। 40 साल? ये रियल घटना बता रहा हूँ। आधी जिंदगी। 40 साल हो गया सर, मेरी उम्र इसमें 82 साल की है। अब मेरे पिताजी मुकदमा हमको सिविल के दे के चले गए, इसको मैं ढोया, अब लगता है किसी दिन हम भी आँख बंद कर लेंगे, अब मेरा बाल बच्चा ढोएगा। मुकदमा मैं यहाँ से लेके उच्चतम न्यायालय तक जीत गया, पेड़ लगा के बड़ा कर दिया, ये सब फल खाने मुझे आज तक नहीं मिला। इतना तो फैसला कर दिया जाए। ये सिविल केस में जो इजराय केस होता है वो असली केस से अधिक टाइम वही ले लेता है, क्योंकि उसमें पार्टी नहीं चाहता है जिसके खिलाफ आदेश हुआ है कि इस केस को एक्जीक्यूट किया जा सके। वो ये केन प्रकार है, लोगों कुछ की न कुछ अड़ंगा लगा। ईमानदारी भी मतलब लोगों को ईमानदार होना भी जरूरी है कि केस। नहीं, क्षमा चाहता हूँ, जी हर व्यक्ति ईमानदार है, इसका सुधार करना चाहेंगे आपसे। जी। धरती पे जो भी जन्म लिया है सब कोई ईमानदार है। ईमानदार सरल से नहीं बनना पड़ता है। ये कहिए बेईमानी, डिसऑनेस्टी, यही सब तो हम लोग गलत प्रयोग करते हैं। खाली डेड ऑनेस्ट है, जब आपने डेड ही कर दिया फिर ऑनेस्ट कहाँ रह गया? ऑनेस्ट सब कोई है, ये कहिए डिसऑनेस्ट नहीं है। जैसे आप कहते दूध है, हम भाई वो प्योर मिल्क दीजिए। प्योर मिल्क क्या होता है भाई? मिल्क माने मिल्क, प्योरिटी क्या? अब कहीं पर प्योर मदर को लाइए, मदर माने मदर, प्योरिटी क्या भाई? ऑनेस्टी, सब कोई ऑनेस्ट है, जन्म ही लिया हम ऑनेस्ट के रूप में, एक ईमानदार रूप में हम जन्म लिया। ईमानदार मैं रहता हूँ, हम आगे चल के बेईमान बन जाते हैं। बेईमानी नहीं होनी चाहिए। अपने स्वार्थ में सब कोई हम डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। ऑनेस्ट सब कोई है, क्षमा चाहेंगे, ऑनेस्ट सब कोई है, हम डिसऑनेस्ट मत बनिए। आप कहते हैं बहुत ऑनेस्ट आदमी है, तो हम उसको गाली दे रहे हैं। ये कहिए वो डिसऑनेस्ट नहीं है, तब ऑनेस्टी कहलाया। अगर आप किसी की ईमानदारी वर्णन करना तो कहीं साहब डिसऑनेस्ट नहीं है, इट मीन्स ये ऑनेस्ट है। अगर कहीं ऑनेस्ट है इसका मतलब डिसऑनेस्ट है ये, फिर ऑनेस्टी कहाँ भाई? अब माँ को माँ ही न कहेंगे, बिल्कुल, प्योर माँ बोलेंगे। अगर प्योर माँ लगा देंगे तो शंका पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। ईमानदार बने ईमानदार, बेईमान नहीं। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। बेईमानी की परिभाषा अंग्रेजी में है, उसके मतलब इंग्लिश में बोलते हैं डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली दो शब्द से बनता है, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, तभी डिसऑनेस्ट, और तभी हम डिसऑनेस्ट यूज करते हैं। तो लॉ में हम देखना पड़ता है कि ये आदमी डिसऑनेस्ट है कि नहीं, तो उसको देखते हैं रॉन्गफुल गेन लिया या रॉन्गफुल लॉस किया, तब उसको हम डिसऑनेस्ट डिक्लेयर करते हैं। एवरीबडी इज ऑनेस्ट, यू हैव टू प्रूव हु इज डिसऑनेस्ट। कमाल की बात कही आपने, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। अब इन सब चीज़ों से, क्योंकि इसमें इतने पन्ने हैं कानून में कि शायद हमारे लिए समय कम पड़ जाए, मतलब समय बहुत चाहिए, लेकिन
सर ये अछूता विषय है, हाँ। इसको लोग टच नहीं करते हैं, क्योंकि न्यायालय की एक मर्यादा है। जी न्यायालय की मर्यादा के अंदर मीडिया या पत्रकार या अन्य व्यक्ति नहीं घुस सकता है, इस मर्यादा को तोड़ नहीं सकते। बिल्कुल, इसीलिए न्यायालय लोग का इसको सम्मान टच नहीं रखना करते पड़ता है हैं, सबको। इसीलिए लोग इसको टच नहीं करते हैं। आज आवश्यकता है इसको छूने की, लेकिन मर्यादा के अंदर, अमर्यादित होकर के नहीं। ऐसे सुधार की जरूरत है। अभी देश में सबसे अच्छी संस्था अगर कोई है तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका, न्यायपालिका है। इसीलिए एक न्यायिक पदाधिकारी होते हैं, वास्तव में पूछिए, जो हमारे देश में हम लोग संत कहते हैं, वो संत के रूप में होते हैं। वह किसी फंक्शन में नहीं जाते हैं, अपना घर का फंक्शन छोड़ के किसी फंक्शन में नहीं जाते हैं, किसी खाने का टेस्ट नहीं जानते हैं, वो श्रृंगार नहीं करते हैं। आपके इस बात पे मुझे एक छोटी सी घटना है याद आ गई, मैं आपको बताता हूँ सर। एक केस, नाम तो नहीं लूँगा, किसी का था, फैमिली मैटर, लंबा खिंच गया। और जिस दिन जजमेंट आया तो वो जजमेंट फेवर में आया, तो जो उनके परिवार के एक बुजुर्ग थे, बड़े खुश हुए। वो सुबह से मतलब जब चल रहा था तो वो 20 दिनों से उन्होंने एक पेन लेकर आए हुए थे। पेन काफ़ी खूबसूरत और नॉर्मल पेन था। तो वो जब जज साहिबा ने दिया डिसीजन, जो डिसीजन फेवर में आया, तो वो रोते हुए गया, बोले कि आपके लिए एक पेन हमने लिया था, किससे आप लिखेंगी। वो नहीं ले रही थी, बोले नहीं। वो रिक्वेस्ट किए हाथ जोड़ के कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक पेन दे रहा हूँ। तो उन्होंने बड़ी मतलब बड़े रिक्वेस्ट पे उन्होंने पेन लिया। मुझे याद आता क्योंकि मैं वहाँ पर था, मैंने वो माहौल देखा था कि वो खुशी भी थी और वो रोना भी था कि वो जो केस चला और उसके बीच में ये सारे मुसीबत हुई और वो उससे निकल के आना। तो वो हमने देखा है कि जज साहब को एक पेन भी देने में न्याय प्रणाली में ये जो कोड है, इसका न्याय कोड इसे कहते हैं, वो कहीं लिखित नहीं है, वर्चुअल है। मौखिक रूप से हमारे वरिष्ठ न्यायाधीश बताते हैं कि आपको जीवन में कैसे रहना है। एक न्यायाधीश की जीवन जो होती है, आप सुनेंगे, हम शब्द बोलेंगे बहुत कड़वा लगेगा। एक न्यायाधीश वही हो सकता है, एक न्यायाधीश उसी तरह हो सकता है जैसे एक विधवा औरत रहती है। एक विधवा औरत को आप देख लीजिए, वो श्रृंगार नहीं करती है, किसी फंक्शन में अटेंड नहीं करती है, कोई शुभ काम में आगे नहीं बढ़ती है। वही हाल न्यायिक अधिकारी होती है। उनको जाने में भी विधवा औरत काजल नहीं लगा सकती, रंगीन साड़ी नहीं पहन सकती, जेवर नहीं पहन सकती है। संत क्या होते हैं, कोई जेवर नहीं पहनते, एक मामूली वस्त्र पहनते हैं और उनका एक धुन रहता है। यही हाल हमारे न्यायाधीशों को होती है। जो न्यायाधीश हैं उनको आप संत मानिए, क्योंकि निश्चित है कि उनके ऊपर कुछ न कुछ ईश्वर का अंश है। क्योंकि किसी को सजाए मौत देने का अधिकार पब्लिक को नहीं, एक मौत देता तो सजा होती है, और ये खुलेआम देते हैं। तो कुछ ईश्वर की कृपा तो है ही है। बिल्कुल सर अब इसको जब स्थान दिया गया है तो अपने आप में ये भावना आ जाती है। उस न्याय कुर्सी बैठने के साथ ही, आप यकीन नहीं करें, मुझे अनुभव है कि जब हम लोग गाउन पहन के इजलास में बैठते थे तो लगता था हम कितना अंदर से ज्ञान हमको है, एक वो वाइब सी शरीर में आ जाता है ना, वाइब्रेशन होने लगता है। और मेरे सामने मेरे परबाबा की उम्र के लाइयर, मैं 23 साल, 28 साल, 38 साल, 32 साल का मजिस्ट्रेट, और मेरे सामने उम्र आ रहे हैं 80 साल के वकील बहस करने। उनको मैं वही ट्रीटमेंट करता था जो सामने 30 साल का वकील था। ये नहीं जानता 80 साल के हैं, क्योंकि कानून बोल रहे हैं, कानून ये भी बोल रहा है। ये होती है संत बाड़ी। सर इस समय अब आप इन सब पदों से मुक्त होके अब एक आप रिटायरमेंट के बाद अब एक दैनिक जीवन में हैं आप, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? हाँ, इस समय अपना स्वाध्याय करता हूँ जी, जो शुरू से आदत बनी हुई है पढ़ने की। कभी कानूनी पुस्तकें पढ़ना, कभी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना। लेकिन इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे एक और काम दे दिया। अच्छा। बुला करके हमारी ट्रेनिंग करा करके हमें बना दिया गया है मीडिएटर, मध्यस्थ। मध्यस्थ। तो मध्यस्थ यहाँ दो तरह के बनते हैं, एक लायर से बनते हैं,
एक एक्सपर्ट लोग बनते हैं मेडिकल से, साइंस से, कॉमर्स से। अब माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर रिटायर्ड जजेस को ले रहा है, ओके। उनसे कंसेंट लेता है, कंसेंट देते हैं तो उनको ट्रेनिंग दे करके अब उनको मध्यस्थ बना रहा है। क्योंकि 2023 में एक नया कानून आ गया, मीडिएशन एक्ट। पहले कानून नहीं था, आज कानून की जरूरत यही है। अभी आपने पूछा ना सिविल केस पेंडिंग है, इस सबको ख़त्म करने के लिए, केसेस लंबे नहीं चले, इनको त्वरित न्याय मिला है, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में न्याय मिलने के लिए मीडिएशन सेंटर खोल दिया गया। आज मैं वहीं पर एज ए न्यायाधीश मध्यस्थ काम कर रहा हूँ। वाह सर। और इसके अलावा कुछ, चूँकि मुझे पढ़ने पढ़ाने की आदत शुरू से रही, तो कुछ बच्चों यहाँ के लोग पूरे मेरे परिचित हैं, तो उन लोगों का अनुरोध पर मैं एक इंस्टीट्यूट भी खोल दिया हूँ। अच्छा। जहाँ पर मैं बनने वाले न्यायाधीशों को शिक्षा देता हूँ कि एक न्यायाधीश बनने के लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो वो मैं एक चला रहा हूँ। सर वो किस नाम से है? क्योंकि मैं इसलिए आपसे वो नाम और जगह पूछना चाहूँगा कि जो लोग आपसे सर से जानना भी चाहेंगे, वो आना चाहेंगे, तो किस जगह और किस नाम से है सर, वो बताएं। उस इंस्टीट्यूट का नाम है लेक्स पाथ एकेडमी। ओके। लेक्स पाथ पाथ एकेडमी। ये है मोराबादी मैदान के करीब में, अंतु चौक जो टैगोर हिल रोड है, जी जी, उसी पर एक बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक उसी पीछे, उसी मकान का पार्ट है, पीछे में किराए का मकान है। और वहाँ लेकर के मैं चाहता हूँ मेरे पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान को मैं इन लोगों के बीच बिखेर दूँ। क्योंकि आज ये तो निश्चित है, मृत्यु सबकी सुनिश्चित है, एक यही चीज़ है जो निश्चित है, फिर अगला जन्म होगा नहीं होगा निश्चित नहीं, लेकिन मौत निश्चित है। अब मैं भी जान रहा हूँ कि मेरी इतनी उम्र हो गई, तो आज कुछ दिन का और मौसम है, तो मेरे पास जो बात नहीं है। मेरे पास जो है आप सोच रहे हैं। उसको चाहता हूँ मैं बिखेर दूँ और उसको लोग चुन लें और वो भी एक न्यायाधीश की जगह पर बैठ जाए। आप वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जैसे आपके बातों से मैं समझ रहा हूँ कि जो लॉ कर रहे हैं या जो करंट में वकील हाँ, है, जो LLB कर रहे हैं वो भी पढ़ पढ़ सकते सकते हैं, या जो लॉ कर चुके हैं, कचहरी जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता की, तो वो मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। मजिस्ट्रेट बनना, हाँ, मजिस्ट्रेट बनना है, सरकारी वकील बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, डिप्टी SP बनना है, वो सब जेल तैयारियां अधीक्षक हैं। बनना है, JPSC का भी। और केवल झारखंड का ही नहीं, ये पढ़ाई एक ऐसा है कि इसको पढ़ने से आप किसी भी राज्य में इन सेवाओं में एग्जाम दे सकते हैं, आप बन सकते हैं। जाहिर सी बात है सर कि आपका जो एक इतने सालों का अनुभव रहा है और वो अगर आप बांट रहे हैं जी जी, उसी किसी अनुभव को, को हाँ तो उनको इम्पैक्ट डबल मिलेगा। मिलना चाहिए। हाँ मेरा ब्लेसिंग यही है, मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। आपसे इस काम के पीछे मैंने एक और संकल्प लिया, हम बता दें आपको। जी सर। झारखंड में मैंने 25 साल नौकरी किया, 2000 में यहाँ आया था, 26 चल रहा है। अब 25 साल मैंने झारखंड का नमक खाया, नौकरी किया तो नमक खाया नहीं यहाँ। बिल्कुल। तो मेरा भी कुछ कर्तव्य होता है कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ करके जाओ। मैंने यहाँ देखा मैक्सिमम जो देहात सुदूर क्षेत्र के लोग, आदिवासी लड़के हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, अच्छा ज्ञान है, पढ़ते भी हैं, लेकिन उनके पास गरीबी रेखा के नीचे होने के कारण धन का अभाव है। बिल्कुल। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनको बुक्स नहीं मिल पाती है, उनको कोई कोचिंग नहीं मिल पाता है, कोई बताने तैयार नहीं है। मैंने संकल्प लिया है कि हाँ, और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ऐसे बच्चे जो वास्तव में गरीब हैं उनको मैं हेल्प करना चाहता हूँ। तुम न्यायाधीश बनो, सरकारी वकील बनो, और उनको फ्री ऑफ कास्ट में पढ़ाऊँगा। वाह सर। और उन्होंने मैं बुक्स का भी हेल्प करूँगा। और क्या हो सकता है, मतलब ये एक तो आप इतना अनुभवी, और वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, देखिए मैं प्रमोट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना अनुभव होने के बाद अगर ये जो बताएंगे शायद वो नए लोग नहीं बता पाएंगे। नहीं, देखिए मैं स्पष्ट कर दूँ, इसमें ये कुछ माने की बात नहीं है। यहाँ एक लॉ है, प्रोसीजरल लॉ। कोई सिविल कार्रवाई कैसे चलती है,
क्रिमिनल कार्रवाई कैसे चलती है और एविडेंस कोई आदमी अपना सबूत कैसे देता है, ये बड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इसको थीसिस पढ़ा सकता है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे सकता है। मेरे पास 40 साल का अनुभव है। मैंने हर टाइप के केसेस देखा है, सिविल, क्रिमिनल, अपील, रिवीजन, रिव्यू, बेल, एंटिसिपेटरी बेल, सब देखा। हर किसी भी क्लाइंट को देखा, सेवरल टाइप्स के लायर्स को देखा, हार्ड टेम्पर वाले, लूज टेम्पर वाले, कोल्ड टेम्पर वाले। तो ये जो न्यायाधीश बनेंगे इनको कैसे फेस करना पड़ेगा लोगों के साथ, अब प्रोसीजरल गलती न हो, ये जो मैं ज्ञान बच्चों में बांट रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये ज्ञान उन्हें और कहीं से नहीं मिल पाएगा। एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इस ज्ञान को उस हद तक नहीं दे सकता है, देगा उस हद तक नहीं देगा जिस हद तक मैं दे रहा हूँ। सर बातें बहुत हैं लेकिन हमें अपने समय को भी देखना है। जी जी सर एक सवाल और पूछूंगा कि जैसे अगर किसी को कानूनी राय लेना हो तो वो भी आपसे संपर्क कर जी सकते जी हैं? हम संपर्क दे सकते हैं। अब मैंने वो दरवाज़ा खोल दिया, पहले दरवाज़ा हमारा बंद था, अब आई हैव ओपन द डोर कि कोई कंसल्टेशन करना चाहता है, फैमिली मैटर्स है, लेबर डिस्प्यूट्स है, सिविल डिस्प्यूट्स है, क्रिमिनल डिस्प्यूट्स है, तो हमसे कंसल्ट कर सकता है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने बहुत कुछ बताया, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और आपके साथ बैठा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठा हूँ कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि अगर मेरे साथ भगवान न करे कोई कल को बात हो लेकिन आप बहुत सपोर्ट करेंगे। आप भी अगर कुछ जानना चाहते हैं, कानून की पढ़ाई से रिलेटेड या पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं। हम पीपी पांडे सर से तक आपकी वो बात पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि बात भी कराएं। बिल्कुल बिल्कुल हम तत्पर हैं सर हम लोगों को हर हद तक, हर स्तर तक जाकर के मदद करने तैयार हों। वो न्यायाधीश बन जाए, वो सरकारी वकील बन जाए, उस कुर्सी पर बैठ जाए जिस कुर्सी की लालसा सबको रहती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे इस द मिक्स बॉक्स के बहुत पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और द मिक्स बॉक्स के अगले एपिसोड में हम फिर किसी नए शख्सियत के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।